हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरवण लेक्चरर। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के यानी कि कक्षा 10 गणित के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे साथी, इस वीडियो में मैंने आपको हर वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताया है। अगर आप ये वीडियो पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आपके 16 अंक इसी वीडियो से एकदम कंफर्म हो जाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए वीडियो तक लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचाना है, तो जल्दी से फटाफट लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मलिक मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी देखेंगे तो यहाँ पर मैंने टॉप 6 क्वेश्चन लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 16 अंक एकदम कंफर्म होने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है कि 12, 15 तथा 21 का गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। किस तरह हम सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। तो प्यारे साथी, आपको मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में हम कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। ऐसे हमें सॉल्यूशन या हल लिखना है। फिर यहाँ पर कहा गया कि 12, 15 और 21 का हमें गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो चलिए अब हम 12, 15 और 21 ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप सभी करना जानते होंगे। 2 से काटेंगे, 2 छक 12 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, 3 एकन्नम 3 होता है प्यारे साथी। इसके बाद हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7, यानी कि हमें तीनों के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर पता चल गए हैं। या अब हम क्या करेंगे, तीनों को लाइन से लिख लेंगे, 12, 15 और 21। ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में हम साफ साफ राइटिंग में लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि जब हम साफ लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, तो हमें अंक भी ज़्यादा मिलते हैं। प्यारे साथी, अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड इनके सामने लिख देंगे, जैसे कि 2 गुणे 2, यहाँ पर लिख देंगे इनके अभाज्य गुणनखंड इनके सामने 2 गुणे 2 गुणे 3। प्यारे साथी, इसमें 3 गुणे 5 हो गया 15 का, और 21 का क्या है, 3 गुणे 7 है। अब देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ इसका। अब एचसीएफ कैसे होता है मैंने बताया भी है, आप जानते भी होंगे कि जो तीनों में कॉमन रहेगा वही इसका एचसीएफ होगा। यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। ये तीनों में कॉमन है, यानी कि इसका एचसीएफ 3 होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ गया है, 3 आ गया है प्यारे साथी। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, अब एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम में क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा कि जो कॉमन है उसे एक बार ले लो। जो कॉमन है उससे, जैसे 3 बार यहाँ पर 3 है, लेकिन इसे एक बार ले लेना है, गुणा करेंगे। फिर जितने का पेयर नहीं बन रहा है वो जितने बार हैं उतनी बार ले लो, यानी कि जिनका युग्म नहीं बन रहा है, 3 का युग्म बन रहा है तो इस युग्म से एक बार लेना है, और जिनका युग्म नहीं बन रहा है उनसे ले लेना है सभी को। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि एचसीएफ में होता है कि जिसका युग्म बनेगा वही होता है एचसीएफ। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जिसे युग्म बना उसे भी लेना है, और जिसका युग्म नहीं बना है वो जितनी बार है उतनी बार ले लेना है, फिर गुणा कर देना है आपस में। तो हम गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 दूनाई 6 होता है प्यारे साथी, और 6 दूनाई 12, 12 पंचे 60, और 60 सत्ते क्या होता है प्यारे साथी, 60 सत्ते 420 होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारा एचसीएफ क्या आया है, तो हमारा एचसीएफ आया 3, और अगर हम एलसीएम की बात करें प्यारे साथी तो एलसीएम हमारा 420 आया है। यही आपका प्यारा सा आंसर है। मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराया है। 1 अंक आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा स्टूडेंट्स को बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा आखिर इन्हें कैसे सॉल्व करना है। ये 2 अंक का प्रश्न है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक
अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है प्यारे साथी। तो हम पहले इसे मान लेंगे। मैंने आपको बेसिक क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं इसे बताऊंगा फटाफट कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसे मानेंगे पहले 3 + 2√5 को कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हमने माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने ऐसा मान लिया है प्यारे साथी। अब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है कि वह संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त करी जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे तब यह p/q के रूप में लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई परिमेय संख्या होगी तो वो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ Q0 = 0 होना चाहिए। आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या तभी होगी जब ये Q0 = 0 होगा, यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब प्यारे साथी हमने मान लिया है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है तो हमने पहले माना ये एक परिमेय संख्या है और यह p/q के रूप में व्यक्त करी जा सकती है जहाँ Q0 = 0 है। तो जब ये इसके रूप में व्यक्त करी जा सकती है तो हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 बराबर है p/q के। इसके रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने ऐसे लिख दिया तो अब हमें पक्षांतर करना है। हम 2√5 = लिखेंगे, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि p/q -3 हो जाएगा प्यारे साथी। अब यहाँ 2 गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि √5 बराबर हो जाएगा p/q -3/2। एकदम ध्यान से समझते चलिए, बस आपको इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। एक एक स्टेप आप फॉलो करते चलेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें सीख जाएंगे प्यारे साथी। अगर अब हम बात करें तो यहाँ √5 बराबर है p/q -3/2 के। अब √5 p/q -3/2 के बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अगर हम p और q का कुछ मान रख देते हैं तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे चूँकि p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें पता है कि p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन तब हम लिखेंगे परंतु जो ये √5 है ये हमें पता है एक अपरिमेय संख्या है जो इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये जिस अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √5 बराबर है p/q -3/2 के, तो इसका मान भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे इससे जिससे विरोधाभास होता है, जिससे विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि जिससे विरोधाभास होता है कि जिससे विरोधाभास होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जिससे क्या विरोधाभास हो रहा है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इससे विरोधाभास हो रहा है प्यारे साथी, क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या माना था, लेकिन इस कल्पना का विरोधाभास हो रहा है क्योंकि हमें पता चल गया है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अतः
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है प्यारे साथी? एक अपरिमेय संख्या है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये भी सॉल्व करा दिया है। आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं बेहतरीन तरीके से। और चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से ये वाला प्रश्न सॉल्व हो गया, ये वाला प्रश्न सॉल्व हो गया। अगर आप और भी ऐसे मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर मिलिंद मिश्रा सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब प्रश्न संख्या 3 आ गया है। आप इन कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो और भी बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर तो आप ये चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। चलिए इस प्रश्न की बात करें तो ये है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करिए। हमें क्या करनी है? शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है, लेकिन उससे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड निकालना होगा, तो हम लिखेंगे हल। जो हमारा सॉल्यूशन होगा पहले हम इसे लिखते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। x² + 7x + 10 का हम क्या करेंगे? प्यारे साथी गुणनखंड करेंगे। अब हम इसका गुणनखंड करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो देखिए क्या कह रहा है कि गुणा करने पर आप अगर गुणनखंड करना जानते हैं तो ये प्रश्न तुरंत सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए, यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं x² + 5 + 2 × x + 10 = 0 प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 2 7 होता है, 5 दूनी 10 होता है, हमारा जोड़ा बन गया। इसे सॉल्व कीजिए। x² + 5x + 2x, x का अंदर गुणा हुआ प्लस का 10 = 0 प्यारे साथी। अब यहाँ पर देखिएगा 2 पेयर बन गए हैं, एक पेयर आपका ये बन गया है, एक पेयर आपका ये बन गया है। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। यहाँ पर अगर हम प्यारे साथी x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x + 5 और यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा x + 5 = 0। अब हम x + 5 को एक तरह कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर x + 2 = 0 हो जाएगा प्यारे साथी। तो हमें ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। अब हम शून्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि x + 5 और x + 2 दोनों 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, x + 5 = 0 लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे और x + 2 = 0 रखेंगे, ये भी एक लाइन खींच दिया। तो x बराबर यहाँ पर आएगा -5 और x बराबर आएगा यहाँ पर -2। यहाँ पर क्या हो गया कि x बराबर -5 हो गया और x बराबर -2 हो गया। ये 2 शून्य हमें पता चल गए हैं, ये दोनों शून्य क्या हुए हैं, हमें पता चल गए हैं प्यारे साथी। अब क्या करना है, यहाँ पर शून्यकों की गुणांकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। तो प्यारे साथी अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास ली है तो मैंने आपको बताया था कि 2 सत्यता की जांच 2 तरीके से करते हैं इसमें। तो हम लिखेंगे सत्यता की जांच 2 बार करनी होती है और उसका एक फार्मूला होता है प्यारे साथी। सत्यता की जांच करेंगे तो पहला फार्मूला होता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है प्यारे साथी -b/a। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब शून्यकों का योग, पहला शून्यक -5 है, दूसरा शून्यक x बराबर -2 है। अगर ये प्रूव हो गया, सत्यता की जांच हो गई, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा शून्यक जो हमने ज्ञात किया है वो एकदम सही है। अब यहाँ पर दोनों शून्यक दिए गए हैं तो शून्यकों का योग, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों शून्यक है, इनका योग करना है। तो -5 प्लस लगाइए -2 = -b/a प्यारे साथी। यहाँ पर देखेंगे कि b का मान क्या है, तो पहले हम ABC का मान यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। a का मान देखें तो यहाँ पर 1 है, b का मान ये 7 हो जाएगा। ये जितने गुणांक हैं यही ABC हैं और c का मान आपका 10 हो जाएगा प्यारे साथी। अब यहाँ पर क्या है, -b/a, यानी कि b का मान 7 आया है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा था, b का मान 7 है और बटे में a का मान 1 आया है। तो -5 और ये -2, यानी कि ये कुछ ऐसा आएगा, -5 -2 = -7। ये आपस में जुड़ जाएंगे, -7 बराबर हो जाएगा -7 के। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के प्यारे साथी। पहला स्टेप लग गया है, लेकिन अभी हम एक जांच और करेंगे, क्योंकि जब तक दोनों सिद्ध नहीं हो जाते तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हमारी सत्यता की जांच पूर्ण हो चुकी। कई स्टूडेंट यहीं पर करके ख़त्म कर देते हैं, तो उनका क्या होता है, अंक कट जाता है आधा। जैसे 2 अंक का है तो 1 ही अंक मिलेगा, इसलिए दोनों जाँचें हमें करनी है एग्जाम में। तो अब हम लिखेंगे प्यारे साथी कि दूसरा लिखेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है प्यारे साथी, ये दूसरा फार्मूला है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A के प्यारे साथी। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या प्राप्त हुए थे, -5 -2, इनका गुणनफल यानी कि गुणा बराबर होता है किसके, C/A। C का मान 10 है, A का मान 1 है। अब हम ज्ञात करेंगे तो 5 दूनी 10, ये भी हो जाएगा 10 प्लस का, और ये हो गया 10, यानी कि 10 = 10 आ गया है प्यारे साथी। हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि हमारा LHS बराबर है RHS से, जिससे हमारी क्या हो गई है, सत्यता की जांच पूरी हो गई है, और यहीं पर हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व करके 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी कि प्यारे साथी अगर हम बात करें यहाँ पर हल की, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो प्यारे साथी यहाँ पर क्या योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, यानी पहला योग है, दूसरा गुणनफल है। पहला क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर दिया गया है -3, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है 2। प्यारे साथी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में एक फार्मूला बताया था कि किसी भी द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो किसी भी बहुपद का रूप, यानी कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का रूप, बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है प्यारे साथी। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से एक होता है फार्मूला x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 के, बराबर 0 के। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, फॉर्मूला है। ये मैंने आपको क्या बताया है, एक फॉर्मूला बताया है जो होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। यानी कि कोई भी द्विघात बहुपद इसी रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, बस इसके मान इस पर रख देने हैं। जैसे कि हम लिखेंगे x² माइनस का चिन्ह लगाएंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दिया गया है यहाँ पर -3, तो हम यहाँ पर -3 अंदर लिख देंगे, फिर x लगाएंगे जो लगा था, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल 2 लगा दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए प्यारे साथी। बहुत ही आसान सा सवाल है, 1 अंक का प्रश्न है, आप तुरंत समझ जाएंगे। एक कभी कभी 2 अंक में भी पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न। आप इसे सॉल्व करेंगे, x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 इंटू एक्स से गुणा होगा, 3x हो जाएगा, प्लस का 2 = 0 प्यारे साथी। यानी कि वह द्विघात बहुपद हमें पता चल गया है, वो द्विघात बहुपद कौन सा है, वो द्विघात समीकरण, वह द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 है, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये भी प्रश्न सॉल्व कर लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आप क्लास 10th मैथ की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं प्यारे साथी, तो हमारी यूट्यूब चैनल द्वारा लॉन्च किया गया है टॉपर बैच फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और सभी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, SST हो, आर्ट हो, इन सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करी जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे डेली,
टेस्ट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, डाउट ग्रुप जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे और भी कई चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते रहेंगे तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए जिसका नाम है प्यारे साथी श्रवण लेक्चरर ऐप। श्रवण लेक्चरर ऐप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिंक दी गई है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे सर्च करेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम इस बैच की प्राइस की बात करें तो फ़िलहाल तो ये बैच 1499 का है, लेकिन आप सभी के लिए ये 799 का कर दिया गया है, सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए। और चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये बैच जो मैंने बताया है बहुत ही बेहतरीन सा बैच है, इसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अब चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें ज्ञात करना है प्यारे साथी। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्यारे साथी हमें पता नहीं है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, तो हम मान लेंगे माना पहली संख्या, हम मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि दूसरी संख्या, तो हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर y। हमने मान लिया कि पहली संख्या हमारी x थी और दूसरी संख्या हमारी क्या थी, y थी प्यारे साथी। अब प्रथम शर्त की बात करें यहाँ पर, तो प्रथम शर्तानुसार यानी कि प्रथम शर्त की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रथम शर्त के अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, यानी कि जब हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो हमारा जो मान आएगा वो 26 के बराबर होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिएगा, एकदम मैं अच्छे तरीके से बेसिक लेवल से बता रहा हूँ और इस तरह आपको कोई बताने वाला नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए। और अब हम बात करें तो द्वितीय शर्त क्या कह रही है प्यारे साथी, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरी शर्त के अनुसार अगर हम बात करें तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मान लीजिए जो x है ये हमारी एक संख्या है और वो क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हम इसका 3 गुना कर दिए, इसे इधर लाएंगे तो x - 3y इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथी 0 के, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। हमें 2 इक्वेशन पता चल गए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या विलोपन विधि से हल करना है, कुछ नहीं कहा गया है। तो अब हम इसे प्यारे साथी विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए अब हम इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण x - y इक्वल टू 26, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया था। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो x - 3y इक्वल टू 0, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आया था। तो ये दोनों इक्वेशन अब हमें पता चल गए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यारे साथी, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, विलोपन विधि में क्या होता है कि एक पद को हमें गायब करना होता है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो x का विलोपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना होगा। तो अब हम लिखेंगे प्यारे साथी समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर प्यारे साथी जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, x - y इक्वल टू 26, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और x - 3y इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये दोनों इक्वेशन आपको पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में घटाएंगे तो ये माइनस हो गया। जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस था पहले, ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, फिर ये माइनस में हो जाएगा। हम इसे काट देंगे प्यारे साथी। अब क्या होगा, 3y और माइनस का y, ये प्लस का 3y था, ये माइनस का y था, तो यहाँ पर बचा 2y इक्वल टू 26 प्यारे साथी। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y बराबर हो जाएगा 26/2। अगर y का मान ज्ञात करें तो y बराबर 2 तरहीम हो जाएगा, यानी कि y का मान हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। अब जब हमें y का मान पता चल गया है तो अब हम x का मान पता कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी y का मान अगर हम किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में, तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे साथी, समीकरण 1 हमारा है x - y इक्वल टू 26। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा,
y की जगह हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को रख देंगे, y की जगह हम y की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर। तो x माइनस वाई की जगह हम 13 रख दिया बराबर 26। ये 13 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 26 प्लस 13, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 39 यानी कि 39। यानी x और y का मान हमें पता चल गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो शुरुआत में हमने माना था कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो पहली संख्या x भी हमें पता चल गई है, दूसरी संख्या y भी हमें पता चल गई है। तो हम लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 13 और सॉरी पहली संख्या x थी वो थी 39, पहली संख्या बराबर हो गई 39। और बात करें दूसरी संख्या प्यारे साथी, तो दूसरी संख्या आपकी आ गई है 13, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। और इतना करने के बाद अगर आप इस तरह बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह 100% आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो खटाखट लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मिलन सर इज़ बेस्ट। और कुछ और कहना हो तो आप कह सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है और सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस वाले प्रश्न की बात करें, सबसे बेहतरीन सा प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है प्यारे साथी, और बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी प्यारे साथी। जैकब और उसके पुत्र की आयु तो हमें पता नहीं है, तो अब हम इसे हल करेंगे प्यारे साथी। हम मान लेंगे कि माना जैकब की आयु हम मानेंगे माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष। हमने मान लिया कि जैकब की आयु क्या है, x वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु भी हमने मान ली, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब हम लिखेंगे प्यारे साथी प्रथम शर्त की बात करें प्यारे साथी, तो कहा गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जैकब की आयु x है, उसके पुत्र की आयु क्या है, y है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। प्यारे साथी एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी उम्र 25 साल है और कहूँ 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो आप उसमें 5 जोड़ देंगे 30 ना। अगर मैं कहूँ आपकी उम्र 15 साल है, मैं आपसे कहूँ कि 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो आप 15 में 5 जोड़ देंगे, कहेंगे 20 साल, मतलब 5 साल बाद मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा। उसी तरह प्यारे साथी यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद यानी कि दोनों की आयु में हम 5 जोड़ देंगे, तब क्या होगा प्यारे साथी कि जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसका तिगुना कर दीजिए। अब हम इसे हल कर लेंगे। x + 5 बराबर 3 का अंदर गुणा हुआ 3y, 3 बचे 15 हो जाएगा। पक्षांतर कर लीजिए तो x - 3y बराबर हो जाएगा 15 - 5, यानी x - 3y बराबर हो गया 10। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यानी समीकरण 1 हमारा मिल गया है। अब हम लिखेंगे प्यारे साथी द्वितीय शर्तानुसार। तो अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरे शर्त के अनुसार की बात करें प्यारे साथी, तो वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब मैं आपसे कहूँ कि आप 15 साल के हैं और 7 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, तो आप कहेंगे 8 साल का था, यही तो कहेंगे। उसी तरह 5 जैकब की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 इसमें भी घटाइए, 5 इसमें भी घटाइए, 5 साल पहले 5 साल छोटे होंगे, यानी कि अब बराबर कर दीजिए। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। हमने 7 से गुणा कर दिया पूरे में।
अब x माइनस 5 बराबर हो गया 7y और 7 बचे 35 माइनस का 35 प्यारे साथी। सॉल्व करिएगा तो x माइनस इधर हो जाएगा 7y और उधर हो जाएगा माइनस 35 प्लस का 5। ओके, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आएगा फाइनली इक्वेशन x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें दोनों समीकरण पता चल गए हैं, इन्हें विलोपन विधि से हल कर लीजिए, क्योंकि कोई विधि से कहा नहीं गया है इस प्रश्न में कि आपको इसी विधि से हल करना है। अगर यही कहा जाता है कि इसे प्रतिस्थापन से हल करना है तो उसे हल कर लीजिए, लेकिन मुझे फिलहाल विलोपन विधि सबसे अच्छी लगती है, फटाफट लग जाती है, तो उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों समीकरण लिख दीजिए। x माइनस 3y बराबर 10, ये आपका था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, ये था आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन अब हमें पता चल गए हैं। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर देखिए अगर विलोपन हो तो अगर हम नीचे माइनस कर देते हैं तो ये आपस में कट जाएगा। एक काटना होता है विलोपन में, यानी कि एक पद को विलोपित करना होता है, यानी x को गायब कर लेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा, चाहे y को गायब कर दीजिए x का मान पता चल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 में से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे प्यारे साथी। तो जब हम इन्हें घटाएंगे तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस 3y बराबर 10, ये आपका था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बात करें तो x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 30, और ये अब था आपका था इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन्हें घटाने पर, यानी कि जब हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था प्लस में हो गया, और ये प्लस में हो गया प्यारे साथी। अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, 7 3, ये 7 था प्लस का, और ये क्या है माइनस का 3y, यानी कि यहाँ पर बचेगा 4y, और बराबर हो जाएगा प्लस का 10 प्लस का 30 40, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा प्यारे साथी, y का मान यहाँ पर आएगा, y बराबर आ जाएगा 40/4। इसे हल करोगे तो 4 2 40 होता है, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या पता चल जाएगी 10। अब हमें y का मान पता चल गया है तो y का मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे तो हमें x का मान भी पता चल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे y का वैल्यू, यानी कि y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इसमें y का मान रखेंगे प्यारे साथी, तो पहला समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, यानी y की जगह y का मान रखिए तो x माइनस 3 इंटू 10y की जगह y का मान बराबर 10 हो गया है, यानी कि x प्यारे साथी थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो 10 × 30, ये हो जाएगा माइनस का 30 बराबर 10, ये 30 उधर जाएगा, ये इधर लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10 + 30, यानी कि x बराबर हमें क्या पता चल गया है प्यारे साथी, x का मान हमें 40 पता चल गया है। अब हमें x और y का मान पता चल गया है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक एकदम लग चुका है, थोड़ा बचा है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हमने माना था कि जैकब की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है, तो x y का मान हमें पता चल गया है, यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथी आपको लास्ट में ऐसा ज़रूर करना है तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो हम कह देंगे प्यारे साथी अतः जैकब की आयु हमने x वर्ष मानी थी, यानी कि जैकब की आयु x का मान क्या आया है, जैकब की आयु की बात करें प्यारे साथी तो जैकब की आयु x का मान 40 हमने माना था, x माना था कि जैकब की आयु x वर्ष है तो x का मान 40 है, तो हम लिख देंगे 40 वर्ष। जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु, यानी हम कह सकते हैं पुत्र की आयु बराबर क्या है प्यारे साथी, पुत्र की आयु है 10 वर्ष, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो प्यारे साथी अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 6 अंक एकदम कंप्लीट हो जाएंगे, कोई पाने से नहीं रोक सकता। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और इस वीडियो पर मैंने 1000 लाइक्स मांगे हैं तो कर दीजिएगा, और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।